Welcome to the podcast that shapes future leaders. Tune in for in-depth analysis of polity, history, and governance. तो लीजिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए वो खबर आ ही गई है जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन को बनाने का जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है, जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और ये मामला कितना बड़ा है, जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये फैसला सीधे सीधे करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स यानी कुल मिलाकर 1,18,00,000 से भी ज्यादा लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाला है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये वेतन आयोग है क्या, ये काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी बात, इससे सैलरी पर कितना और कैसा असर पड़ने वाला है। चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन आयोगों की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, इससे आप हर 10 साल में होने वाला एक तरह का फाइनेंशियल रीसेट मान सकते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये पक्का करता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह देश की बदलती अर्थव्यवस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये सिलसिला तो आज़ादी से ठीक पहले 1946 में शुरू हुआ था। तब से लेकर अब तक लगभग हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनता है जो आर्थिक बदलावों के हिसाब से पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को एडजस्ट करता है। और अब 8वें आयोग की सिफारिशें 2026 से लागू होने की उम्मीद है। और इस पूरी प्रक्रिया की जड़ में है एक चीज, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। आयोग का सबसे मुख्य काम ये सुनिश्चित करना है कि सरकारी कर्मचारियों की सैलरी की जो खरीदने की ताकत है, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो वक्त के साथ कम न हो। मतलब जितने सामान आज एक सैलरी में खरीदे जा सकते हैं, महंगाई बढ़ने के बाद भी लगभग उतने ही खरीदे जा सकें। अब ऐसा नहीं है कि आयोग अपनी मर्जी से कोई भी नंबर तय कर सकता है। इसे सरकार द्वारा तय किए गए कुछ सख्त नियमों के दायरे में रहकर काम करना होता है, जिसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TOR कहते हैं। ये एक तरह से आयोग की रूल बुक होती है, जो इसके काम करने का तरीका और दायरा सब कुछ तय करती है। तो इस अहम काम को अंजाम कौन देगा? चलिए टीम से मिलते हैं। इस 3 सदस्यों वाली कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई हैं। उनके साथ हैं प्रोफेसर पुलक घोष और सीनियर IAS ऑफिसर पंकज जैन। इस टीम को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। तो ये रूल बुक असल में आयोग को एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने का काम देती है। इसे न सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ानी है, बल्कि ये भी देखना है कि देश के विकास पर होने वाले खर्च पर कोई असर न पड़े और सरकारी खजाने पर बहुत ज़्यादा बोझ भी ना आए। साथ ही इसे राज्यों की वित्तीय हालत और प्राइवेट सेक्टर में सैलरी का क्या ट्रेंड चल रहा है, इसका भी ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका हम सबको इंतजार है, नंबर्स। आखिर सैलरी असल में कितनी बढ़ सकती है? ये सब कुछ एक चीज पर निर्भर करता है, जिसे कहते हैं फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर को आप एक तरह का सैलरी का मैजिक मल्टीप्लायर समझ सकते हैं। सोचिए एक जादुई नंबर जिससे आपकी मौजूदा बेसिक पे को गुणा किया और बस आपकी नई बेसिक पे तैयार। ये एक अकेला नंबर पूरे सैलरी स्ट्रक्चर को बदल देता है। पिछली बार यानी 7वें वेतन आयोग में ये फैक्टर 2.57 था। कर्मचारी तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये नंबर ऐसा ही कुछ रहे, लेकिन देश की वित्तीय हालत को देखते हुए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार ये 1.92 के आसपास हो सकता है। तो इस 1.92 के फैक्टर का असल पैसों में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि जो न्यूनतम बेसिक पे अभी 18,000 रुपये है, वो सीधे एक जंप लेकर 34,560 रुपये तक हो सकती है। वहीं अगर हम स्केल के दूसरे छोर की बात करें, यानी सबसे ऊंचे पद जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी, तो उनकी अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपए से बढ़कर 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति माह तक पहुंच सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ बेसिक पे पर खत्म नहीं होती। हाउस रेंट अलाउंस जैसे दूसरे भत्तों में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। और सबसे जरूरी बात, ये सारे बदलाव 1 जनवरी 2026 से लागू माने जाएंगे, भले ही इनकी घोषणा बाद में हो। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को पूरा एरियर भी मिलेगा। अच्छा, सैलरी बढ़ना तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर पैसा सिस्टम में आता है, तो इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति के जेब पर नहीं, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर को समझते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है वित्तीय बोझ।
अनुमान है कि इस फैसले से सरकारी खजाने पर हर साल, जी हाँ हर साल, 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। और ये चुनौतियां कई हैं। सबसे पहले तो केंद्र के बजट पर सीधा असर, जिसका प्रभाव राज्यों के फाइनेंस पर भी पड़ता है। इसके अलावा कर्मचारी संघों की उम्मीदों और देश की वित्तीय जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन साधना, और हाँ, प्राइवेट सेक्टर से होने वाली बहस को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है। और यही बात वेतन आयोग के सामने सबसे बड़ी दुविधा को सामने लाती है। उसे एक ऐसा समाधान खोजना है जो कर्मचारियों को भी संतुष्ट करे और साथ ही सरकार की दूसरी जरूरी योजनाओं को चलाने की क्षमता पर भी कोई आंच न आने दे। और यहीं पर हम इस सबसे जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करते हुए देश के समग्र विकास को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जा सकता है? इन दोनों के बीच सही संतुलन साधना ही इस आयोग की सबसे बड़ी और असली परीक्षा होगी।